हलफनामा हर लोग पेश करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी पेश किया, अखिलेश यादव की तरफ से भी पेश किया गया, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो आंकड़े डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। इतना बड़ा इजाफा संपत्ति में कैसे हो सकता है? कहाँ तो समाजवाद की बात हो रही है, लेकिन सीधे देखिए 8 करोड़ से संपत्ति बढ़कर 40 करोड़। ऑन पेपर बात कर रहा हूँ, बाकी तो मुझे नहीं पता। बताइए सर। देखिए, जो अभी आपने कहा कि ऑन पेपर, ये वो संपत्ति है जिसकी घोषणा की गई है। कोई अवैध संपत्ति तो है नहीं। आपने जैसे भी कमाया है वो सरकार की नज़र में है। उन्होंने हलफनामे में साफ साफ बताया कि मैंने इतना पैसा कमाया है और ये सबके सामने है, जिसमें उनकी पत्नी डिम्पल जी के नाम पर भी इनकम टैक्स रिटर्न है, वही है, सब कुछ है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, आप जो कह रहे हैं ठीक है, लेकिन मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा कि उसी कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ की संपत्ति में उसी है ना, उसी तरीके से इजाफा होना चाहिए था। एक व्यक्ति है जिसके पास परिवार है, पत्नी है, पूरा परिवार है, अपना काम धंधा भी करता है। जरूरी नहीं है कि राजनीति से ही पैसा कमाया गया हो, या अवैध संपत्ति तो नहीं है ना, पब्लिकली बताया। नहीं, अवैध तो है ही नहीं, अवैध का तो सवाल नहीं उठता। आप एक देखिए पूरे हलफनामे में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने गौर की है कि जो दूसरे योगी आदित्यनाथ की तरफ से आया है कि 1 लाख रुपए की रिवॉल्वर, एक राइफल, इस पर जिक्र क्यों नहीं हो रहा? इस पर जिक्र क्यों नहीं हो रहा है? ये भी तो सवाल है ना कि आपको एक राइफल की और रिवॉल्वर की जरूरत क्यों पड़ गई? काफी सालों से रख रहे हैं, लेकिन काफी सालों से रख रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये है कि यदि छिपी हुई संपत्ति की हम डिस्कस करते, बात करते, तब लगता कि हाँ जी, इन्होंने जो है किस गलत तरीके से पैसा कमाया है। यदि ये पैसा गलत तरीके से कमाया गया होता तो सरकार कार्रवाई करती। तो मैं इसको जो है, अगर आपने सही तरीके से काम करके अपना पैसा कमाया है, और हर किसी व्यक्ति को पैसा कमाने का अधिकार है, वो कमा रहा है अपनी योग्यता अनुसार, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह क्यों लगना चाहिए? मैं सीधी सीधी बात समझना चाहता हूँ। बात यहां पर यह होनी चाहिए कि आखिरकार आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं, क्या करेंगे आप उनके लिए? तो मैं इतने समय से चुनाव को देख रहा हूं, वो अलग अलग मुद्दों पर जाके भटक रहा है। आप कभी गर्मी निकालने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कभी आप लाल टोपी का जिक्र करते हैं, कभी दूसरे मुद्दों का जिक्र करते हैं, कभी जो है वो जो है मुजफ्फरनगर दंगे की तरफ चला जाता है, कभी कैराना की तरफ चला जाता है। इसको देखकर मुझे सीधे सीधे बिहार का चुनाव याद आ जाता है। बिहार में भी ऐसे ही हुआ था। तो यानी कि जब आपके पास में जब मुद्दे कम पड़ जाते हैं या जनता के बीच में जाने पर आपको जवाब देने पड़ते हैं, तब आप जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति को डराओ या उसकी एक ऐसी इमेज बना दो कि ये व्यक्ति ऐसा है और ये व्यक्ति गलत है। तो मुझे साफ साफ छटपटाहट और डर दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर बीजेपी जो है नुकसान में है। आप देखें, मैं जो इसको एक एनालिसिस करता हूं कि कहाँ सितंबर से पहले जो है बीजेपी ये कह रही थी कि हमारे सामने कोई विपक्ष है ही नहीं। तो एक बात बताएं अजय, ठीक है, आपकी एनालिसिस भी मैं देख रहा हूँ, तो एक बात मुझे बताइए कि गर्मी निकालने के बाद चर्बी उतारने की बात आई, और चर्बी उतारने के बाद फिर ये भी बात आई ना कि डरा धमका कर भी किसी तरह से वोट हासिल करना है। हिंदुओं के अंदर भूसा भर देंगे, भूस भर देंगे, हिंदू गर्दी बढ़ गई है, इसको सही करना पड़ेगा। ये सब कहां से आ रहा है? देखिए, वही चीज इस तरह के शब्दों का प्रयोग करने वाले लोग कौन हैं? लोकतंत्र के अंदर चुनाव के समय में ऐसी भाषा शैली शोभा नहीं देती है। लेकिन अगर आप किसी को प्रोवोक करेंगे, आप बार बार एक वाक युद्ध में घसीटने की कोशिश करते हैं, तो वो चीजें इस तरह की होती हैं। हमने बंगाल चुनाव में भी देखा, बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। ये राजनीति के लिहाज से, लोकतंत्र के हिसाब से उचित नहीं है। मैं निंदा करता हूँ, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए।